राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार और एक कंपनी है जिसका नाम है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से कुछ पैसे उठाने का ट्राई कर रही है। अब ये कंपनी क्या काम करती है, किस तरह क्या पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स हैं, इस वीडियो में कंपनी की हम एनालिसिस के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम पहले सबसे पहले बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं आईपीओ के थ्रू जो पैसे उठा रही है उसके बारे में। 21 अगस्त से 23 अगस्त के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है और यहाँ पे 206 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया है। 214 करोड़ रुपए कंपनी मार्केट से उठाने वाले, जिसमें से 120 करोड़ रुपए ही कंपनी के पास में जाने वाले हैं। बाकी लगभग 95 करोड़ रुपए वर्थ ऑफ शेयर्स कंपनी के जो मेन मालिक लोग हैं जिन्होंने कंपनी स्टार्ट की थी शुरुआत से लेके, वो यहाँ पर कुछ अपने शेयर्स बेच रहे हैं। और ये जो पैसे 95 करोड़ रुपीज़ के आसपास ये उनके खातों में जाने वाले हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते थे कि कंपनी के जो मालिक लोग हैं उनके पास में आईपीओ से पहले 98% के आसपास में शेयर होल्डिंग थी और आईपीओ के बाद में 73% के आसपास में शेयर होल्डिंग जो है रह जाने वाली है। अब यहाँ पे कंपनी की जो वैल्यू लगाई जा रही है वो 850 करोड़ के आसपास में लगाई जा रही है। तो अच्छी खासी वैल्यू लगाई जा रही है और मालिक जो लोग हैं आज भी कंपनी के वही अच्छा खासा मालिकाना हक भी रखने वाले हैं आफ्टर दी आईपीओ। सो एवरीथिंग लुकिंग फाइन। अब यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हुए लग रहा है कि कंपनी को ज़्यादा पैसों की जरूरत लग नहीं रही है, क्योंकि कंपनी बिना आईपीओ के जो पैसे उठा रही है उसके भी अच्छा कर रही है। यहाँ पर कंपनी ने जो रीज़न बताया है, यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कंपनी ने अपनी रेपुटेशन मार्केट में बनाने के लिए सिर्फ आईपीओ लेके आने के लिए ही आईपीओ लेके आ रही है कि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होना है इसके लिए। बाकी यहाँ पे कंपनी ने कुछ रीजंस भी बताए हैं कि जो पैसे कंपनी उठाने वाली है 120 करोड़ रुपए उनसे क्या करने वाली है। तो यहाँ पे कंपनी बोली कि हमारे पास में नवी मुंबई में एक कुछ ऑफिसेज हैं, उन प्रीमाइसेस को हमें खरीदना है जिसमें पैसा खर्च होने वाला है। बाकी हमें कुछ नए इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, कुछ नए इक्विपमेंट्स वगैरह खरीदने हैं जिस फील्ड के अंदर में हम लोग काम कर रहे हैं उस फील्ड के लिए। तो रीजंस आर वेरी गुड। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी आज के दिन करती क्या है। सो कंपनी एक आईटी कंपनी है जो कि सारी आईटी कंपनी जो काम करती हैं, क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करना, स्टोरेज सर्विसेज प्रोवाइड करना, राइट, सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करना, आईटी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना दूसरी कंपनियों को। ये जो बेसिक काम होते हैं यही सारे के सारे काम कंपनी प्रोवाइड करती है। अब यहाँ पे आज के दिन कंपनी अगर देखा जाए तो क्लाइंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं कंपनी के पास में। जैसे यहाँ पर हम लोग कहते हैं वसाई विकास सहकारी बैंक लिमिटेड, यहाँ पे जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, ट्रेड बुल सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड, ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशंस, कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट सेंटर्स, और यहाँ पे मैजगॉन डॉक शिप बिल्डर्स, राइट, कोल इंडिया। क्लाइंट्स बहुत अच्छे अच्छे हैं कंपनी के पास में। और जॉइंट कमिश्नर ऑफ सेल्स टैक्स जीएसटी महाविकास, ये भी कंपनी के क्लाइंट है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कि अब कंपनी के जो आरएचपी के अंदर में जो डिटेल्स अवेलेबल हैं उनको देखते हुए एक बार थोड़ा सा अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कंपनी के अंदर में और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें पता होना चाहिए। अब इससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि कंपनी के, 1 सेकेंड आपके साथ में शेयर कर देते हैं, कंपनी के पास में कौन सी प्रॉपर्टी है जो कि आज की कंपनी के नाम पे है। सो वो बेसिक डिटेल्स हमें कहाँ मिलती हैं, आरएचपी के अंदर में। अगर कोई और भी डिटेल्स हमें जानने वाली होती हैं वो भी हमें आरएचपी के अंदर मिलती हैं। उससे पहले अगर हम देख लेते हैं कंपनी के ऊपर में कोई केस वगैरह तो नहीं हो रहा, तो जो प्रमोटर्स हैं डायरेक्टर्स हैं उनके ऊपर में कोई केस है नहीं। सो उनके ऊपर मैनेजमेंट के जो एथिकल जो इश्यूज जिनके ऊपर हम लोग यूजुअली सवाल उठाते हैं वो यहाँ पर उठ नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर में पहले से कोई केस वेस नहीं दिख रहा है आउटस्टैंडिंग वगैरह। टैक्स से रिलेटेड कंपनी के ऊपर कुछ प्रोसीडिंग्स हैं, प्रमोटर्स के ऊपर में, डायरेक्टर्स के ऊपर में भी हैं, बट प्रमोटर डायरेक्टर में ज़्यादा इतना टैक्स नहीं है जो कि प्रोसीडिंग चल रही हो। यहाँ पे कंपनी के ऊपर जरूर 13 करोड़ की हो सकती है टैक्स प्रोसीडिंग चल रही है। कंपनी की जो लोगो यूज़ करती है ओरिएंट टेक्नोलॉजीज, ये कंपनी लोगो है वो रजिस्टर्ड है। अगर कंपनी का हम ओन्ड प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो कंपनी के पास में अच्छी खासी प्रॉपर्टीज़ ओन्ड हैं आज के दिन अगर देखा जाए तो। जैसे कि यहाँ पर एक मुंबई के अंदर में ओन्ड प्रॉपर्टी है, एक गुजरात के अंदर में ओन्ड प्रॉपर्टी है बाकी, और एक चेन्नई तमिलनाडु के अंदर में। बाकी जितनी प्रॉपर्टीज़ हैं वो लाइसेंस एंड लीज बेसिस के ऊपर में कंपनी ने किराए पे ले रखी हैं, ऐसा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं कि कंपनी की जो आरएचपी है उसके अंदर में बैलेंस शीट की क्या हालत है, क्योंकि बैलेंस शीट एक मेन चीज़ होती है कंपनी की जो कि कंपनी की हालत दिखाती है कि आज के दिन पैसा लगा हुआ कहाँ पर है, पैसा आया हुआ कहाँ से है, लगा हुआ कहाँ कहाँ पर है। तो वो मेन चीज़ दिखाती है बैलेंस शीट। तो यहाँ पर बैलेंस शीट को अगर चेक करते हैं तो पूरी बैलेंस शीट की साइज़ है 311 करोड़ रुपए की। 311 करोड़ में से कंपनी ने के पैसे जो हैं 311 करोड़ रुपए आए हुए कहाँ से हैं, तो कहाँ से आए हुए, जिसमें से 175 करोड़ रुपीज़ जो हैं वो तो इन्वेस्टर्स का पैसा है कि इन्वेस्टर ने तो पैसा लगाया है, और जो कंपनी ने इकट्ठा किया ओवर टाइम कमा कमा के वो 175 करोड़ रुपीज़ है। सो ये कंपनी का पैसा हो गया। बाकी जो पैसा है लगभग 125 करोड़ के आसपास में वो
या तो कंपनी ने जो माल उठा रखा है, जो इक्विपमेंट्स कंपनी यूज़ कर रही है, जो जो कंपनी सप्लायर्स हैं, सर्विसेज जो कंपनी को सर्विसेज सप्लाई करते हैं, उनका पेमेंट अभी ड्यू है, वहाँ से यहाँ से कंपनी के अंदर में 124 करोड़ रुपए लगा हुआ है। और 10 करोड़ रुपए के लगभग कंपनी ने लोन वोन भी ले रखा है, या फिर कोई टैक्स लाइबिलिटी होगी, प्रोविजंस हो गए, वो लगे हुए हैं 10 करोड़ रुपए के लगभग। ये तो वो जगह है जहाँ से पैसा आया हुआ है कंपनी में। अब ये पैसा लगा हुआ कहाँ पे है, तो यहाँ पे मेन जो चीज़ है वो है ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर में कंपनी का 157 करोड़ रुपीज़, आधा रुपया तो ट्रेड रिसीवेबल्स में ही अटका पड़ा है। मतलब कंपनी ने माल सप्लाई कर दिया, अपनी सर्विसेज दे दी, बट उसके बाद में पेमेंट अभी आया नहीं है। बट यहाँ पर भी कोई इशू नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि 6 महीने की बंधी हुई यहाँ पे दिखाई देती है कंपनी की। अगर हम RHP को सही से रीड करते हैं तो हमें हर 6 महीने की बंधी हुई दिखाई देती है। मतलब हर 6 महीने के अंदर में कंपनी का पैसा आ जाता है। अगर हम RHP को रीड करते हैं तो वहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी जो पैसा कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर बाकी कैश में पड़ा हुआ है, अदर एसेट्स की फॉर्म में पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कोई इश्यूज नज़र आ नहीं रहे हैं। सो RHP इज सो बैलेंस शीट ठीक ठाक लग रही है। उसी के साथ में हम लोग अगर कमाई की बात करते हैं, तो कमाई के अंदर में भी आज के दिन 535 करोड़ पिछले साल कंपनी ने सेल किया था, रेवेन्यू जनरेट किया था, और इस साल 602 करोड़ रुपए से रेवेन्यू जनरेट किया। तो लगभग 10-15% का 10-12% का यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है रेवेन्यू के अंदर में। उसके भी 2022 से 2023 के बीच में भी अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू इंक्रीज देखने को मिल रहा है। सो कंपनी कमाई कर रही है और ओवर द टाइम बढ़ ही रही है, क्लाइंट्स बढ़ रहे हैं, रेवेन्यू आ रहा है। इसी के साथ में नेट प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो वो भी 2022 में 33, फिर 38, फिर अभी 4100 नेट प्रॉफिट्स भी बढ़ रहे हैं। सो टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन रेवेन्यूज दोनों ही बढ़ रहे हैं, नंबर्स दोनों ही बढ़ रहे हैं। दैट्स वेरी गुड। अब देख लेते हैं कंपनी को थोड़ा सा कंपेयर करके देखना पड़ेगा कि ऑलरेडी जो लिस्टेड कंपनियां इसी सेक्टर में जो काम कर रही हैं बेसिकली, उनका शेयर प्राइस को कम मार्केट ने क्या वैल्यू दे रखी है। तो क्योंकि हमें से उम्मीद है कि अगर उनसे अच्छी ये अगर कमाई कर रही है या फिर अच्छे भाव पे हमें शेयर्स दे रही है, तो हमें उम्मीद मिल जाती है वहाँ से कि जो मार्केट में इनको ये वैल्यू दे रखी है इस वैल्यू के ऊपर में, तो फिर हमारी कंपनी को कंपेयर करके देखेंगे तो हमें थोड़ा सा एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कहाँ कितना ऊपर तक जा सकता है अपना IPO वाला शेयर। अब इसके लिए हमें P और PB रेशियो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 41 करोड़ रुपीज़ नेट कंपनी ने कमाए हैं, 850 करोड़ के लगभग कंपनी अपनी वैल्यू लगा रही है। तो वहाँ से हमें P रेशियो निकल के आ जाएगा। कितना कमाई किया है इस साल, 41 करोड़। तो यहाँ पे 20 का P रेशियो निकल के आता है, जिसको अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं लिस्टेड कंपनी के साथ में, तो इसका 31 का है, इसका 23 का है, इसका 24 का है, और इसका 14 का है। सो सिलिकॉन रेंटल जो वाली कंपनी है ये अच्छी कमाई कर रही है, और इसकी साइज़ भी छोटी साइज़ है, छोटी कंपनी है, छोटी साइज़ है इसकी। इसके मुकाबले जो IPO लेके आ रही है, इसके मुकाबले इस कंपनी की साइज़ लगभग चौथाई है, एक चौथा हिस्सा, राइट। नेक्स्ट अगर आप देख लेते हैं कि PB रेशियो की जो एसेट्स हैं, जो नेटवर्थ है कंपनी की, उसके मुकाबले कितने मल्टीपल्स में ज़्यादा वैल्यू लगाई गई है। तो यहाँ पे कंपनी के पास में 175 करोड़ की नेटवर्थ पहले से है, और यहाँ पर 120 करोड़ रुपए और आ रहे हैं कंपनी में, तो ये हो जाएगा 295 करोड़। तो खर्चा वर्चा मिला के 290 के आसपास में देख लेते हैं। 290 के हिसाब से अगर देखा जाए तो PB रेशियो हमें निकल के आ जाता है हमारे सामने 2.9 का। सो 3 का PB रेशियो है, जिसको अगर कंपेयर करके देखते हैं यहाँ पे, तो इसका 11 का है, इसका 1.97 का है, इसका 4 का है, और इसका 3 का है। तो लगभग जो वैल्यू लगाई है कंपनी ने नेटवर्थ के हिसाब से, वो भी ठीक ठाक वैल्यू लगाई है, कुछ कंपनियों के मुकाबले कम लगाई है, और P रेशियो के हिसाब से भी कुछ कंपनियों के मुकाबले कंपनी ने कम वैल्यू लगाई है। सो यहाँ पर कुछ कंपनियों के मुकाबले अगर कंपेरिजन वाइज देखा जाए तो कंपनी का स्टॉक जहाँ पे है वहाँ से लगभग 30% के लगभग का अपवर्ड मूवमेंट ले सकता है। कंपनी के RHP को देखते हुए कंपनी का जो ग्राउंड पर प्रेजेंस है वो अच्छी दिख रही है, फ्यूचर फोकस अच्छा दिख रहा है, जिस तरीके से रेवेन्यू ग्रोथ हो रही है ठीक ठाक तरीके से बढ़ रही है। क्योंकि मार्केट में इस जितनी भी IT कंपनियां हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं अपने रेवेन्यूज़ को मेंटेन करने के अंदर में। छोटी कंपनियां हैं उनको ज़्यादा स्ट्रगल नहीं मिल रहा, बट बड़ी कंपनियों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो इस माहौल के अंदर में भी कंपनी अपने रेवेन्यूज़ को और प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ कर रही है, दैट्स वेरी गुड, जिसकी वजह से फ्यूचर में और बने रहने की मुझे ज़्यादा उम्मीदें दिखती भी हैं। थोड़ी बहुत थोड़े रिस्क आ सकते हैं फ्यूचर में, बट वैल्यू थोड़ी सी कम लगाई है, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में अच्छा परफॉर्मेंस दिख सकता है कंपनी की साइड से स्टॉक प्राइस का। बाकी फ्यूचर के अंदर में अभी नियर टर्म में IT जो सेक्टर है वो स्टेगनेंट रहा है, एक स्थिर रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ही चलना स्टार्ट किया, 6 महीने पहले।
तो अभी और अपवर्ड मूवमेंट आईटी सेक्टर में आ सकता है, तो इस कंपनी को में भी देखने को मिल सकता है। सो लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अच्छी दिख रही है और शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी अच्छी दिख रही है बेस्ड ऑन दोज डेटा। नाउ जीएमपी एक अच्छा खासा अगर रहेगा तो जीएमपी भी अच्छे खासे रहने की इसकी उम्मीदें हैं, 20-30% के आसपास या उससे ऊपर रहने की उम्मीदें दिख रही हैं। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। बाकी आप कोई भी डिसीजन लें, पॉजिटिव, नेगेटिव, सेलिंग, बाइंग, वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के और रिसर्च करके ही लें अपने हिसाब से। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।